दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम किल्विश कुमार नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डिलीवरी मैन होता है और मीट डिलीवरी का काम करता है। किल्विश कुमार अपने बाप और दो भाइयों के साथ एक मीट शॉप चलाता था, लेकिन उसके बाप को लगता था कि वो उसकी दुकान संभालने लायक नहीं है, क्योंकि ना तो वो कभी डिलीवरी टाइम पर करता था और ऊपर से उसके ट्रक को हमेशा पुलिस उठाकर ले जाया करती थी। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपने बाप और भाई से हमेशा गालियां खाता था। काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी किल्विश कुमार की लगी पड़ी थी। वो अपनी चूतिया हरकतों की वजह से अपनी माल गर्लफ्रेंड ढोल की, जो कि एक पुलिस वाली होती है, उसे तक टाइम नहीं दे पाता था, जिस वजह से उन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अपने इस डिलीवरी मैन के काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए किल्विश कुमार कुछ लोगों से $1 लाख का कर्जा ले लेता है और उसे 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम में लगा देता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस उसके सारे पैसे डूब जाते हैं और वो लोग जिनसे किल्विश कुमार ने पैसे उधार लिए थे वो उसकी गिन मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए किल्विश कुमार बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उस कंगले को कोई लोन नहीं देता, क्योंकि पैसा चुकाने के लिए भी पैसे होने चाहिए जो उसके पास नहीं थे। इसलिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो अपने घर पर गांजे के पौधे उगा देता है ताकि वो गांजा बेचकर बहुत पैसे कमा सके। फिर एक रात वो अपनी गर्लफ्रेंड ढोलकी से मिलने उसके घर पर जाता है। तभी ढोलकी उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बाप बनने वाले हो, जो सुनते ही किल्विश कुमार की फटकर 64 हो जाती है। ढोलकी कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे, इसलिए मैं इस बच्चे को अकेले पालना चाहती हूँ और मेरे बच्चे को ऐसा बाप नहीं चाहिए जो नल्ला और नाकारा हो। जो सुनकर किल्विश कुमार मायूस हो जाता है और वहाँ से अपने परम मित्र गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वाले पीटर के पास जाता है, जो अब एक लॉयर बन चुका था। किल्विश कुमार उसे बताता है कि भाई, ढोलकी का बटूरा फूल चुका है और वो माँ बनने वाली है। मैं भी ढोलकी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो गिंड मरी मुझे नल्ला नाकारा बेरोजगार समझती है। इस पर पीटर उसे कहता है कि तू एक आजाद पंछी की तरह है, कहाँ तू ये शादी और बच्चों के चक्कर में पड़ रहा है। ये बच्चे पूरे दिन मेरे आसपास ही बिन बिनाते रहते हैं। साला अपनी पत्नी के खेत में मजदूरी करे भी मुझे 2 साल हो गए हैं, इसलिए मेरी बात मान, तो तू सिंगल ही रह और मजे कर। किल्विश कुमार कहता है कि भाई, मेरी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है, शायद बाप बनने के बाद मैं पहले से एक बेहतर इंसान बन पाऊँ और मेरी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं उनका सामना मैं और अच्छे से कर पाऊँ। जिसके बाद किल्विश कुमार वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन अंदर आते ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसके घर में कोई चोर घुस आया हो। वो एक बेसबॉल बैट उठाता है और आसपास देखने लगता है और तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बिल्लू बगावत था। वो किल्विश कुमार से कहता है कि घर का पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ से अंदर आ गया। वो बताता है कि मैं एक वकील हूँ और काफी दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। किल्विश कुमार पूछता है कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। बिल्लू बगावत कहता है कि तुमने 20 साल पहले धूमचुत्तड़ के नाम से अपना स्पर्म डोनेट किया था और मैं उसी क्लिनिक से आया हूँ। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम 533 बच्चों के बायोलॉजिकल फादर बन चुके हो। तुम्हारे सफेद पानी में इतनी ताकत है कि औरत के अंदर जाते ही उसे गर्भवती बना देता है। हम जानते हैं कि क्लिनिक ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी उन बच्चों से छुपा कर रखेंगे, लेकिन इन 500 बच्चों में से 142 बच्चे ऐसे हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो क्लिनिक पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। अब ये सुनकर किल्विश कुमार की फट जाती है, क्योंकि उसे क्या पता था कि 20 साल पहले डोनेट किए उसके बच्चे आगे जाकर उसी की गिड़ मारेंगे। अब किल्विश कुमार उनमें से किसी से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वह अपने दोस्त पीटर से मदद मांगने जाता है। वो बताता है कि उस क्लिनिक वालों ने मुझे उन सभी बच्चों की प्रोफाइल भेजी है जो मेरी वजह से इस दुनिया में आए हैं। इस पर पीटर कहता है कि भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसे खोल कर तू किसी के भी बारे में जानने की कोशिश मत करना। आगे किल्विश कुमार अपने घर पर आता है और पीटर के कहने के बाद भी वो उस फाइल को खोले बिना नहीं रह पाता। आगे उस फाइल को देखकर वो पाता है कि उन 142 बच्चों में से एक बच्चा एक बास्केटबॉल प्लेयर था। वो भी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं, बल्कि एक फेमस खिलाड़ी। आगे किल्विश कुमार पीटर के साथ उसका गेम देखने जाता है, जहाँ अपने बेटे को खेलते हुए देखकर उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उस जैसे चूते का बेटा एक कितना बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। उसे देखकर किल्विश कुमार के अंदर की जिज्ञासा और जागती है और वह सोचने लगता है कि उसके बाकी के बच्चे अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे। क्या पता कोई मिलियनेयर हो या कोई बिलियनेयर भी हो सकता है। ऐसा हो गया तो बींचो, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। अब उस प्रोफाइल में अगला नाम कल्लू कलेश का था। कल्लू कलेश एक बार में काम करता था और एक एक्टर बनना चाहता था। आगे किल्विश कुमार उससे मिलने जाता है। वो पाता है कि कल्लू कलेश तो बहुत ही हैंडसम है और वो सच में एक एक्टर बन सकता है। आगे जब वो उससे बात करता है तब कल्लू कलेश उसे कहता है कि बेसड़ी के अगर तुझे कॉफी नहीं लेनी तो यहाँ से चलता बन। दरअसल कल्लू कलेश एक बहुत ही रूड आदमी था और उसकी वजह से उस कॉफी शॉप में कोई कस्टमर नहीं आता था, और अगर कोई आता भी था तो कल्लू कलेश उससे बहुत बुरी तरह बर्ताव करता। तभी किल्विश कुमार कहता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मेरे से तो अच्छे से बात करो। यह सुनकर कल्लू कलेश को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज उसका ऑडिशन था और इस दुकान को संभालने वाला उसके अलावा और कोई भी नहीं था। आगे कल्लू कलेश किल्विश कुमार को कॉफी देता है और कहता है कि ये लो कॉफी, इसको पियो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी एक ऑडिशन देने जाना है। किल्विश
कुमार सोचता है कि अगर आज इसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा एक और बच्चा अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए वो कल्लू कलेश से कहता है कि तुम अपना ऑडिशन देने जाओ, तब तक इस दुकान को मैं संभालूंगा। अब कल्लू कलेश को समझ नहीं आता कि ये आदमी उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसके लिए ये तो अच्छा ही था, इसलिए वह ऑडिशन देने के लिए चला जाता है। अब किल्विश कुमार, जो कि दिमाग से पूरी तरह चूतिया था, वो उस कॉफी शॉप को संभाल नहीं पाता, जिसके चलते शॉप का मालिक उसे काम से निकाल देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि कल्लू कलेश का सिलेक्शन हो गया था और इस सब के लिए वो किल्विश कुमार का धन्यवाद करता है। इसके बाद किल्विश कुमार अपने घर आता है और लिफाफे में से एक और प्रोफाइल निकालता है। इस बार उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम नशेड़ी नताशा होता है। हम देखते हैं कि नशेड़ी नताशा माल लेने की शौकीन थी और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। किल्विश कुमार उससे मिलने जाता है। वो जैसे ही उसके घर में घुसता है, वो पाता है कि नशेड़ी नताशा नशा करके बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। किल्विश कुमार जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और हॉस्पिटल वालों को बताता है कि मैं इस लड़की का बाप हूँ। तभी एक डॉक्टर किल्विश कुमार से कहती है कि नशेड़ी नताशा को रिहैब की जरूरत है, नहीं तो वो कभी भी माल देना छोड़ नहीं पाएगी। अब डिस्चार्ज होने के लिए नशेड़ी नताशा को किल्विश कुमार के साइन की जरूरत थी, इसलिए वो किल्विश कुमार से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं कभी भी दोबारा माल नहीं लूंगी। ये सुनकर किल्विश कुमार को उस पर तरस आ जाता है और वो भी उसे रिहैब जाने के लिए फोर्स नहीं करता। लेकिन नशेड़ी नताशा की ऐसी हालत को देखने के बाद उसे उसकी चिंता होने लगती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता और अगली सुबह फिर से नशेड़ी नताशा को देखने जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर नशेड़ी नताशा भागते हुए आती है, जो दिखने में तो ठीक लग रही थी, जिसका मतलब था कि नशेड़ी नताशा सुधर चुकी थी, जो देखकर किल्विश कुमार बहुत खुश होता है। आगे उसे जानना था कि उसके बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं। वो एक एक करके सभी बच्चों की प्रोफाइल देखने लगता है, जिसमें से कुछ तो बहुत ही फकीर थे तो कुछ मिडिल क्लास। किल्विश कुमार थोड़ा थोड़ा करके अपने सभी बच्चों के साथ समय बिताने लगता है। वो किसी के साथ तो सड़क पर खड़ा होकर आते जाते लोगों से भीख मांगता है, तो किसी के साथ वो स्विमिंग करता है। वहीं उसका एक बेटा तो उसी की तरह था। वो दिखने में मोटा और दिमाग से पूरी तरह चूतिया था, लेकिन किल्विश कुमार उसकी भी मदद करता है। फिर इसके बाद वो देखता है कि उसके पानी से एक काली लड़की ने भी जन्म लिया था, जिसका नाम काली शक्ति था और वह पेडिक्योर का काम करती थी। इतना ही नहीं, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी। अब किल्विश कुमार छुपकर उस पर नजर रखने लगता है और जब भी कोई आदमी उसकी पोती पर गंदी नजर डालता तो किल्विश कुमार उस आदमी को खूब गालियां देता और उसे उसकी पोती से दूर रहने को कहता। हम देखते हैं कि किल्विश कुमार अपने सभी बच्चों की मदद करता है और उन्हें हौसला देता है कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस सब के बीच वो अपनी बंदी ढोलकी को तो भूल ही गया था। ढोलकी जल्दी ही माँ बनने वाली थी, लेकिन किल्विश कुमार का दोस्त पीटर उसे कहता है कि तुम ढोलकी का अबॉर्शन करवा दो। पर किल्विश कुमार अब ढोलकी के बच्चे का पिता बनना चाहता था। उसे पता था कि बचपन में बच्चों को संभालने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन एक बार जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद किल्विश कुमार अपने एक और बच्चे रायन से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि रायन को ऊपर की हवा लगी हुई है। किल्विश कुमार अब तक जितने भी बच्चों से मिला था उनका कोई न कोई इस दुनिया में जरूर था, लेकिन रायन के साथ ऐसा नहीं था। उसे पैदा होते ही अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। ना तो कोई उससे मिलने आता और न ही किसी को उससे कोई मतलब था। वहीं किल्विश कुमार भी उसे देखकर जा ही रहा था, पर तभी एक नर्स उसे कहती है कि तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। वो तुमसे बात तो नहीं करेगा, लेकिन उसे अच्छा लगेगा कि कोई उससे मिलने आया है। अब किल्विश कुमार उस नर्स की बात मानकर रायन से मिलता है और उसके साथ कुछ समय बिताता है, जहाँ उसको देखकर उसे एहसास होता है कि कुछ लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। किसी के पास सब कुछ होकर भी उसे उसकी कदर नहीं होती, तो किसी के पास कुछ होता ही नहीं। अगले दिन वो अपने एक और बेटे से मिलने जाता है, जिसका नाम माइक होता है और वो एक छक्का होता है। अब किल्विश कुमार उससे मिलने के लिए एक मीटिंग हॉल में पहुंचता है। इस हॉल में वो सभी 142 बच्चे इकट्ठा हुए थे जो अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलना चाहते थे। अब इतने सारे लोगों को देखकर किल्विश कुमार को ये यकीन ही नहीं होता कि वो इन सबका बाप है। इन लोगों के बीच में किल्विश कुमार धूमचुत्तल के नाम से फेमस था, क्योंकि अपना स्पर्म डोनेट करते समय उसने फॉर्म में यही नाम लिखा था। उस मीटिंग में सभी बच्चे अपने बाप को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बाप तो उनके बीच में ही बैठा है। आगे मीटिंग खत्म होने के बाद नशेड़ी नताशा, कल्लू कलेश और 2-4 लोग किल्विश कुमार को पहचान लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि किल्विश कुमार ही उन सभी का बाप है। वहीं पीटर बाहर उसका इंतजार कर रहा था और उसी ने ही किल्विश कुमार को अपने बच्चों से मिलने के लिए मना किया था, लेकिन किल्विश कुमार फिर भी उनसे मिलने गया। पीटर कहता है कि तुम्हें अपने बच्चों से मिलना बंद करना होगा। वहीं उनकी ये बातें वहाँ खड़ा एक लड़का सुन लेता है। फिर ये लड़का किल्विश का पीछा करता है और उसे फॉलो करते करते चुपके से उसके घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उन सभी बच्चों की तस्वीरें देखकर वो समझ जाता है कि किल्विश कुमार ही धूमचुत्तड़ है। इस लड़के का नाम पप्पू पथरीला था।
और ये भी किल्विश के बायोलॉजिकल बच्चों में से एक था। तभी किल्विश उससे पूछता है कि अब क्या तुम मेरी सच्चाई जाकर सबको बता दोगे? जिस पर पप्पू पथरीला कहता है कि नहीं, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बाप को थोड़ा और जान सकूं। थोड़े दिनों बाद हर बार की तरह इस बार भी उसके सारे बच्चे फिर से एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहीं किल्विश कुमार भी उन लोगों के साथ बहुत मस्ती करता है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताता कि वो ही उनका बाप है। किल्विश कुमार वहाँ पर अपने सभी बच्चों को देखता है, लेकिन उनमें से रायन नहीं आया होता। किल्विश कुमार तुरंत रायन के पास जाता है और पूरा दिन उसी के साथ बिताता है। आगे जाने से पहले वो चुपके से उसे बता देता है कि वो ही उसका बाप है और साथ ही उसे कहता है कि वो उससे मिलने आता रहेगा। इसके बाद किल्विश कुमार अपनी बंदी ढोलकी से मिलता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाने अपने घर ले आता है। लेकिन घर पर डेविड के दोनों भाई उसकी बुराइयां करते हैं, कहते हैं कि हमारा भाई किल्विश एक नंबर का नाकारा आदमी है। ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। ये सुनकर किल्विश कुमार शर्मिंदा होने लगता है, पर तभी उसका बाप ढोलकी को उसके बचपन का एक किस्सा सुनाता है। कहता है कि किल्विश कुमार ने बचपन में अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके लिए वेनिस का एक हॉलिडे पैकेज बुक किया था। उस वक्त किल्विश के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन हमारे किल्विश कुमार ने किसी तरह से भीख मांग मांग कर अपनी माँ को वेनिस का टूर करवाया। लेकिन मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि सिर्फ 20 साल की उम्र में इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि 20 साल पहले किल्विश कुमार ने जो अपना स्पर्म डोनेट किया था, उससे मिले हुए पैसों से उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की। आगे किल्विश कुमार अपने दोस्त पीटर के पास जाता है, जहाँ पीटर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें धूम चुत्तड़ और उसके बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। पीटर कहता है कि जल्दी ही ये खबर नेशनल न्यूज बन जाएगी और हर रात को सभी न्यूज चैनल वाले सिर्फ यही सवाल पूछेंगे कि आखिर ये धूम चुत्तड़ है कौन। पीटर उसे सलाह देता है कि तुझे क्लिनिक के ऊपर केस कर देना चाहिए, क्योंकि तेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा था कि क्लिनिक वाले स्पर्म डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने धूम चुत्तड़ नाम सबको बता दिया, जिस वजह से तुझे तेरे सभी बच्चों से मिलना पड़ रहा है। पीटर कहता है कि भाई अगर हम ये केस जीत जाते हैं तो तुझे इतने पैसे मिलेंगे कि तू अपने सारे उधार आराम से चुका देगा। लेकिन किल्विश कुमार उसे मना कर देता है और अपने घर आ जाता है। तभी टीवी चालू करने पर वो देखता है कि हर जगह सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। बहुत सारे लोग उसे ही गालियां दे रहे थे कि वैसे ही पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और ऊपर से ये आदमी 500 बच्चे पैदा करके बैठा है। लेकिन इस बेचारे किल्विश कुमार की क्या गलती थी? उसे तो पता भी नहीं था कि क्लिनिक वाले उसका स्पर्म इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। उधर दूसरी तरफ किल्विश कुमार के बाप को भी ये पता चल जाता है कि उसके ऊपर $1 लाख का कर्जा है और जिन लोगों से उसने ये पैसे लिए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अब किल्विश का बाप तो उसे $1 भी देने से मना कर देता है, जिसके बाद कोई भी रास्ता ना होने पर किल्विश कुमार को मजबूरन उस क्लिनिक पर मानहानि का केस करना पड़ता है। आगे कोर्ट में मुकदमा चलता है, जहाँ क्लिनिक का पक्ष लेने वाला वकील बहुत ही शातिर था और उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। वहीं दूसरी तरफ किल्विश कुमार का वकील पीटर था, जो साला आज तक एक केस भी नहीं जीता था। अब एक एक करके सभी बच्चे जज के आगे अपनी बात रखते हैं और उसे बताते हैं कि वो क्यों अपने पिता से मिलना चाहते थे। तभी क्लिनिक वालों का वकील कहता है कि अपने बाप के बारे में जानना इन बच्चों का अधिकार है और अगर ये बच्चे जानना चाहते हैं कि इनका पिता कौन है तो उसमें क्लिनिक का कोई दोष नहीं। वहीं पीटर बस यही कहता है कि उसका क्लाइंट अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसलिए उसने फॉर्म पर अपना नाम धूमचूतर रखा। अगर उसे इन कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा ही नहीं होता तो शायद वो कभी अपना स्पर्म डोनेट करता ही नहीं और इतने सारे शानदार बच्चे कभी इस दुनिया में आते ही नहीं। और ऐसे कोई आदमी अपना स्पर्म डोनेट क्यों ही करेगा अगर उसे पता चले कि आगे चलकर उसे बदनाम किया जाएगा। अब उन दोनों वकीलों की बातें सुनकर जज कहती है कि मैं पहले क्लिनिक के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना चाहती हूँ, जिसके बाद ही मैं अपना फैसला सुना पाऊंगी। फिर अगले दिन जब पेशी होती है तब जज अपना फैसला किल्विश के पक्ष में सुनाती है। कहती है कि क्लिनिक की लापरवाही की वजह से किल्विश कुमार को मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा, इसलिए अब क्लिनिक को $2 लाख जुर्माने के तौर पर भुगतान करना होगा। अब ये सुनकर किल्विश कुमार और पीटर तो बहुत खुश थे, लेकिन किल्विश कुमार के सभी बच्चे ये देखकर मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमारे पिता हमसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, पर कोई बात नहीं, हमारे दिल में उनकी इज्जत उतनी ही रहेगी। वहीं किल्विश कुमार उनकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे पता था कि अगर वो अपने बच्चों से मिलने गया तो वह जीते हुए पैसे खो देगा। इसके बाद वो अपने बाप के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि मैं ही धूमचुत्तर हूँ। कहता है कि मुझे कर्जा चुकाना था, इसलिए मुझे क्लिनिक पर केस करना पड़ा। ये सुनकर उसका बाप कहता है कि तुम एक नंबर के छूतिए हो, कोई काम ठीक से नहीं करते और सब कुछ बर्बाद कर देते हो, लेकिन लोग तुमसे प्यार करते हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। तभी कर्जा चुकाने के लिए किल्विश का बाप उसे $1 लाख देता है और कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। यह देखकर किल्विश कुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बाप को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद किल्विश कुमार अपने फेसबुक पर पोस्ट कर देता है कि वो ही धूमचुत्तर है। उधर दूसरी तरफ ढोल की किल्विश के बच्चे को जन्म देती है। धूमचुत्तर उसे देखने जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे उसके सभी बच्चों की भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो जाती है। वो सभी किल्विश को गले लगाते हैं और किल्विश भी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। आगे किल्विश ढोलकी से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज
प्रपोज करता है, लेकिन जब ढोलकी को पता चलता है कि वही धूमचुत्तर है तो वह किल्विश पर बहुत गुस्सा करती है। किल्विश उससे माफी मांगता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अब यही मेरी लाइफ है और इस बार मैं सच में एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। वहीं ढोलकी भी किल्विश को माफ कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि किल्विश दिल का साफ आदमी है। वहीं किल्विश के बच्चे उसके लिए बहुत खुश थे और अपने नए भाई का स्वागत करते हैं, जो किल्विश का 534वां बच्चा था। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।